जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप इंटरनेट तो यूज़ करते ही हैं, और अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो इंटरनेट हम और आप यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम आसानी से सर्च कर पाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को ढूंढ पाते हैं, उन्हें यूज़ कर पाते हैं, वेबसाइट्स तक पहुंच पाते हैं, ये पूरे इंटरनेट का केवल 4 से 5% हिस्सा ही है। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 से 5% हिस्सा। हकीकत जो है दोस्तों, इंटरनेट 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है क्लियर वेब, जिसे हम सरफेस वेब भी कहते हैं। दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। तो दोस्तों, तीनों चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा डार्क वेब। दोस्तों, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जब भी आप किसी सर्च इंजन पर, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो या जो भी हो, वहाँ पे जब आप अपने काम की कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड जब सर्च में रिजल्ट कंपनी देती है, आपने गूगल पर सर्च किया, मान लिए मध्य प्रदेश पुलिस, तो गूगल आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दे देगी जिसमें से मध्य प्रदेश पुलिस की भी वेबसाइट होगी, और उस पर क्लिक करके आप मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वेब पेजेस, ऐसी वेबसाइट जिन्हें आप किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो क्लियर वेब या सरफेस वेब कहलाता है। दूसरा, जिसकी हम बात करें, डीप वेब। दोस्तों, इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे हम आसानी से सर्च नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करके उन पेजेस तक, उन वेबसाइट्स तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक कि हमें उनका एग्जैक्ट यूआरएल नहीं पता हो। अगर हमें उनका यूआरएल एग्जैक्ट पता होगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, और वहां पे उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमें पता होगा तब जाके हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसी वेबसाइट जिन्हें गूगल, विंग या कोई भी सर्च इंजन सर्च कर कर हमें उनकी वेब पेजेस तक नहीं पहुंचा सकते, वो डीप वेब की वेबसाइट्स कहलाती हैं। और डीप वेब की वेबसाइट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है या कोई गवर्नमेंट है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, या कोई बैंक अपने ट्रांजेक्शन डिटेल को सेफ सिक्योर रखने के लिए डीप वेब की वेबसाइट्स को तैयार करते हैं, ताकि उनके कंटेंट को कोई भी आसानी से ना देख पाए, ना हैक कर पाए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं उस तीसरे पॉइंट पर जिसके लिए हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं, डार्क वेब। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरनेट की काली दुनिया जिसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उसकी कुछ बेसिक्स डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें आपको डार्क वेब को यूज़ करना भी बताऊँगा कि कैसे आप डार्क वेब को यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे आप उसकी चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि इंटरनेट। 1972 में कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट ने कुछ इलीगल ड्रग्स को ऑनलाइन सेल किया। ये इंटरनेट के इतिहास का सबसे पहला ऑनलाइन सेल कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब 90 के दशक में म्यूज़िक में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, म्यूज़िक मार्केट में लॉन्च होने लगे, वीडियोज़ आने लगी, मूवीज़ आने लगी, तो इनकी पायरेसी बढ़ने लगी। और जब ये पायरेसी बढ़ी तो इन पायरेसीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। इंटरनेट मार्केट में आ चुका था। तब छुप कर ऐसी लिंक्स क्रिएट करके इन म्यूज़िक को, पायरेटेड म्यूज़िक को सेल किया जाने लगा, बेचा जाने लगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। इसका मतलब कि इंटरनेट का उपयोग करने वालों के दिल में एक चाहत थी कि कुछ ऐसा इसके माध्यम से किया जा सके ताकि पैसा भी कमाया जा सके और लोगों की नज़र में ना आ पाए, गवर्नमेंट उन्हें ना पकड़ पाए। सन 2000 आते आते इयान क्लर्क नाम के एक व्यक्ति ने फ्री नेट का निर्माण किया। फ्री नेट के माध्यम से ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं थी, आपके आईपी एड्रेस रिवील नहीं करने होते थे। इसका उद्देश्य बनाने का चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर पोर्नोग्राफी और पायरेसी को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में भी डाटा कहीं ना कहीं रखा जाना ज़रूरी होता था। गवर्नमेंट उन तक पहुंचने लगी और ऐसे पायरेसी करने वाले लोगों को पकड़ने लगे, उनका डेटा भी ख़त्म करने लगे। यहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और सामने आई। सीलैंड नाम की एक जगह, जहाँ पर किसी भी देश का
आधिपत्य नहीं है, चूँकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर 2 पिलर्स पे खड़ा हुआ एक छोटा सा स्पेस है। यहाँ के मालिक माइकल बेथ ने एक हेवन को नाम की कंपनी बनाई, जो कि पूरी दुनिया को ऐसे इलीगल काम करने के लिए, पायरेसी कंटेंट रखने के लिए स्पेस उपलब्ध कराता था। यहाँ से ही डार्क वेब की शुरुआत मानी जा सकती है। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक सन 2002 में यूएस के इंटेलिजेंस में काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने टॉर नाम का एक ब्राउज़र बनाया, निर्माण किया। टॉर, द ऑनियन राउटर, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आईपी एड्रेस को रिवील किए बिना कुछ भी सर्च कर सकता था, कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकता था, कोई भी कंटेंट शेयर कर सकता था। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन और ओपन हो गया, जहाँ पे आप अपनी खुद की वेबसाइट्स भी बना सकते थे बिना अपनी आइडेंटिटी को शेयर किए, अपने खुद के कंप्यूटर या लैपटॉप को सर्वर बनाकर। मतलब अब आपको स्पेस कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, आपका खुद का नॉर्मल कंप्यूटर ही आपका सर्वर बन सकता था। और ये वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको डोमेन भी नहीं खरीदना पड़ रहे थे। डॉट ऑनियन नाम के डोमेन यहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो रहे थे। जी हाँ, टॉर नाम के इस ब्राउज़र पर जो वेबसाइट्स बनती थी, उन वेबसाइट्स का जो डोमेन नेम होता था या होता है वो है डॉट ऑनियन। जैसे कि .com, .in, .net, .uk, .us, .co.in एट्सेट्रा होते हैं, वैसे ही डार्क वेब का जो डोमेन होता है वो होता है डॉट ऑनियन। इन वेबसाइट की एक खासियत ये है कि ये वेबसाइट नॉर्मल ब्राउज़र, क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि पर ओपन नहीं होती। इनके लिए उसका खुद का ब्राउज़र टॉर, द ऑनियन राउटर ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टॉर को यूएस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ने ही बनाया और 2003 में इसको पब्लिकली कर दिया। मतलब अब इसका पब्लिकली यूज़ किया जा सकता था। और जैसे ही ये सर्विस पब्लिक के लिए ओपन हुई, लोगों ने यहाँ पर इलीगल काम करना चालू कर दिए। इलीगल ड्रग सप्लाई करना, पोर्नोग्राफी और भी जो जिस तरीके के इलीगल काम हो सकते थे वो सारे यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए थे। लेकिन एक चीज़ की कमी फिर भी यहाँ पर थी, वो थी पेमेंट की। कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो पेमेंट होगा, वो पेमेंट अगर किसी बैंक के माध्यम से होगा तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। तब 2008-9 के बीच में सतोशी नाकामोटो नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बिटकॉइन नाम की चीज़ जनरेट की। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको कहीं से भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ना ही ये कहीं प्रिंट होती है, ना ही इसका कहीं कोई अस्तित्व है। जब ऐसी कंडीशन बनी तो टॉर और बिटकॉइन के कॉम्बिनेशन ने इस पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब ना तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो रही थी, ना ही किसी पेमेंट मोड के माध्यम से आपको पकड़ा जा सकता था। इसी कॉम्बिनेशन के बीच में एक वेबसाइट 2010 में डार्क वेब पर नज़र में आई। सिल्क रोड पर विभिन्न प्रकार के इलीगल्स काम होते थे। यहाँ पर आपको पायरेटेड कंटेंट भी मिलते थे, पोर्नोग्राफी भी मिलती थी, बैन ड्रग्स भी मिलते थे, इलीगल वेपन्स भी मिलते थे, और सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन होते थे वो बिटकॉइन में होते थे। बाद में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका ने इसको बैन कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे डार्क वेब का अस्तित्व बढ़ता जा रहा था। दुनिया के सारे देश परेशान थे कि इन्हें कैसे रोका जाए। हर देश अपने स्तर पर काम भी कर रहा है। लगभग अगर हम भारत की बात करें तो 2000 करोड़ डॉलर का नुकसान हर साल केवल भारत को ही डार्क वेब के कारण होता है। डार्क वेब ने इस तरह से अपना मार्केट पूरी दुनिया में जमा लिया है। बहुत सारी देश की एजेंसियों ने इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कराने में भी सफलता हासिल की है, लेकिन इन वेबसाइट्स के बंद कराने या ब्लॉक कराने से मात्र कोई भी फ़ायदा ज़्यादा बड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2, 4, 10, 500, 1000 वेबसाइट्स भी डार्क वेब पर काम कर रहे हैं, तब भी वो काली दुनिया फल फूल सकती है। एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि जब इतनी सारी परेशानियां हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस सब को बंद कर क्यों नहीं कर दिया जाता, डार्क वेब को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनके खुद के भी सीक्रेट्स, खुद के भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, शायद उन्होंने डार्क वेब के माध्यम से ही सेव कर रखे हैं, जिसे आसानी से नहीं हैक किया सकता। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं या कहा जाता है कि डार्क वेब के माध्यम से जितने भी इलीगल्स काम दुनिया में होते हैं, उन सब पर यूएस गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी नज़र रखे हुए होती है
और जब भी कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उनकी गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करने वाली है, वो उन्हें पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। डार्क वेब को अभी भी किसी भी प्रकार से इलीगल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इस पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी इलीगल हैं। तो अगर आप डार्क वेब का उपयोग करते हैं या करना चाहते हैं तो खुद के नॉलेज के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से अगर करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी इलीगल काम में फंसने वाले हों या कोई इलीगल काम करने का आप सोच रहे हों या कोई एक्टिविटीज़ आपके दिमाग में चल रही हो तो उन्हें त्याग दें, क्योंकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में आप आते हैं तो आपको जेल हो सकती है। डार्क वेब की दुनिया के बारे में इस हिस्ट्री के बाद हम आगे की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि डार्क वेब कैसे काम करता है, कैसे उसका सेटअप किया जाता है और कैसे इन वेबसाइट्स तक पहुंचा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।